हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका ओके शिवम पे। यह एमपी टेट सीडीपी का थर्ड पार्ट है। इसके पहले हमने 2 वीडियो सीरीज़ करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देखिएगा, ये ओके शिवम चैनल पे। ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले 2 सीरीज हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? प्रकृतिवादी, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक गति यानी बॉडली काइनेटिक्स। तो चूँकि मूर्तिकारों के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका स्थानिक यानी लोकलाइजेशन के बारे संबंध में इसका जो आंसर हो जाएगा होगा, यानी पहले का आंसर सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वह विधि है, कौन सी वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है? मिश्रित विधि, अनुदैर्ध्य विधि, क्रॉस अनुभागी विधि, विकास या फिर विस्तारित विधि। तो वह कौन सी विधि है जिसमें वृद्धि के दौरान परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्तित्व के प्रेक्षण का मापन का अध्ययन किया जाता है, यानी अनुदैर्ध्य विधि। अनुदैर्ध्य विधि इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को मदद मिलती है। किसमें मदद मिलती है? अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में, परीक्षा पास करने में, पुरस्कार जीतने में, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में। तो चूँकि विद्यालय के प्रदर्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा तो अधिगम के संबंध में सबसे अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक क्या होते हैं? बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित या परोपकारी। तो प्रारंभिक अवस्था में शिशु जो होता है वह ईगोसेंट्रिक यानी स्वकेंद्रित होता है, अपने में ही बिजी रहता है। वो कोई खिलौना दे दो तो अपने में उसी में उलझा रहता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है? तो चूँकि आपको पता होगा मास्लो ने एक दिया है आवश्यकताओं का पदानुक्रम, जिसमें 5 स्टेप हैं। तो यही लोग डायरेक्ट पूछे हैं कि मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है? तो मास्लो के सिद्धांत में 5 प्रकार की, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। नंबर फर्स्ट, आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करें, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करें, अधिक चिंतन और बातचीत कम करें, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करें। तो बहिर्मुखी बच्चा होना यानी कि जो सभी से मिलजुल सके, काफ़ी बातें करे, लोगों से मिलना जुलना हो, यानी एक तरह से तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे, जहाँ सभी लोग शामिल हों, सभी लोग रहना पसंद करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, व्यक्तित्व शब्द किससे लिया गया है? तो व्यक्तित्व शब्द यहाँ पे देखिए पर्सनालिटी, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक लैटिन वर्ड है जो कि पर्सोना से लिया गया है, पर्सोना से मिल के बना है और यह लैटिन वर्ड है। तो इसका आंसर 7 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम कैसे होते हैं? सरल, विवादास्पद, व्यर्थ या वस्तुनिष्ठ। तो व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन का परिणाम जो होता है कंट्रोवर्शियल होता है। क्यों? क्योंकि ये अनुमानी परीक्षण यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए इसका आंसर फुल प्रूफ नहीं होगा, ना कि फ्यूटल यानी व्यर्थ या ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बच्चों को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑटिज्म यानी स्वालीनता, ADHD यानी ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, नंबर 3 चिंता विकार, या फिर नंबर 4 अधिगम अक्षमता। तो यहाँ पे दिया गया है कि चोट लगने के बारे में प्रतिदिन
चिंता होती है यानी वरीज यानी चिंता करना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा थर्ड, एनग्जाइटी विकार यानी चिंता करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? शरीर द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव या अभिप्रेरणा। तो व्यक्तिगत अंतर नहीं होता है शारीरिक द्रव्यमान, जो कि बुद्धिमत्ता, अनुभव और अनुप्रेरणा लगभग इसमें पाया जाता है, जबकि बॉडी मास से कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है? एक परीक्षण लगभग इन्होंने सभी पेपर में पूछ रखे हैं, जैसे किसी में लिकर्ट स्केल का टेस्ट के बारे में पूछा है, किसी में कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आप देखिए ऑप्शन देखिए, वाक्य पूर्णता परीक्षण, NEO FI या फिर 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली या फिर नियंत्रण का ठिकाना। तो कैटल द्वारा जो दिया गया था तो 16 व्यक्तित्वकारी पर्सनालिटी 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चन दिया गया था, जबकि यह एक NEO 5 फैक्टर इनक्वायरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर 11 का थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावनाओं का कोई भी अनुमान क्या कहलाता है? एक संभावना, एक निश्चितता, एक प्रश्न या एक धारणा। तो एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति का जो उपलब्धियों की संभावना है तो एक संभावना के रूप में किया जाएगा, ना कि एक सर्टेनिटी या फिर एजम्पशन धारणा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना है क्या? कोरिलेशन, इंडक्टिव यानी आगमनात्मक, इंसिडेंस या डिडक्टिव यानी निगमनात्मक। तो उदाहरणों से इसमें देखिए कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जो निगमनात्मक होता है उसको ध्यान रखिएगा कि नियम से उदाहरण की तरफ होता है, नियम से उदाहरण, और जस्ट इसका अपोजिट समझिए आगमनात्मक यानी इंडक्टिव में उदाहरण टू नियम। इस तरह से ये काफ़ी इजी हो जाता है, ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बंडूरा पारस्परिक नियतिवाद में विश्वास करते थे, इसका अर्थ है, बंडूरा महोदय जो थे पारस्परिक नियतिवाद में विश्वास करते थे, इसका क्या अर्थ हो सकता है? परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है, किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है, किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है, या फिर किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट नंबर, परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे का कारण बनता है, यानी एनवायरनमेंट एंड उसका बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्मृति को किस विधि से मापा जाता है? स्मृति को मापने की कौन सी विधि है? तो पुनरुत्पादन, साक्षात्कार, अवलोकन या प्रयोग, रिप्रोडक्शन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। तो स्मृति को हमेशा रिकॉल करने की जो क्षमता है उसके आधार पर मापा जाता है, इसलिए इसका आंसर 15 का 1 हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिए हैं, और उससे देख के आपको तैयारी का जो एक दिशा है किस तरह से हमें तैयारी करना चाहिए उसको भी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है जिन्हें लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं? पितृसत्ता, जातिगत भूमिकाएं, लिंग भेद या सामाजिकरण। नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए और एक पद का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए लिंग भेद सबसे उपयुक्त होगा होने के लिए। तो ये तीनों का कहीं कहीं इसी क्षेत्र में भूमिका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनका डिफरेंस है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त लिंग भेद होगा, इसलिए 16 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता? यानी अदृश्य नकल, स्थानिक नकल, दर्शनीय नकल या मॉडल नकल। तो जो पियाजे थे उसको अदृश्य नकल के रूप में वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी की आनुवंशिकता किसके के समय निर्धारित की जाती है? यानी किसी की आनुवंशिकता कब निर्धारण की जाती है? निर्धारण का समय बताइए। तो क्या वो परिपक्वता के समय, गर्भधारण के समय, विकास के समय या जन्म के समय? हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का हमेशा निर्धारण
यहाँ पर हो जाएगा 18 का 2। 19 देखिए, परामर्श में क्या शामिल होता है। परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, केवल व्यक्ति के परामर्शदाता से सलाह लेना, केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति द्वारा समस्या साझा करना, या फिर जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। यही तो परामर्श में है, काउंसलिंग में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण किस डोमेन के से अधिक संबंधित है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, नाम दीजिए तो नहीं होगा। अफेक्टिव यानी प्रभावी, साइकोमोटर। तो लोकोमोटिव दिव्यांगता यानी चलने फिरने में असमर्थता, आपकी मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी कारण से दिव्यांगता हो तो उसको लोकोमोटिव दिव्यांगता बोलते हैं। और उसका आंसर जो होगा साइकोमोटर, यानी अगर आपकी कोई मसल्स में कोई दिक्कत है तो उसको सहारा देने के लिए डॉक्टरी जो उपकरण है ये इससे संबंधित होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 का 4th। 21 देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फ्रायड, बंडूरा, स्किनर, पाउलो। सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने दिया था, फ्रायड ने क्या दिया था, स्किनर ने क्या दिया था, पाउलो ने क्या दिया था। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर नहीं पता होगा तो अगले वीडियो में आएंगे ऐसे नाम तो हम उसको बताएंगे। पिछले वीडियो हमने बताया भी है, आप देखिएगा जा कर के। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को बिंदी छात्रों के रूप में जाना जाता है। सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्र हों तो क्या वो निर्भर होते हैं या अलग थलग, आवासीय या फिर सामाजिक। सामाजिक रूप से जो अपरिपक्व छात्र होगा हमेशा डिपेंडेंट यानी निर्भर रहेगा। इस तरह से 22 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 23 देखिए, अन्य लोगों से बिंदी के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फीडबैक यानी प्रतिक्रिया, डिस्करेजमेंट यानी हतोत्साहन, इनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन, या फिर लॉजिक या तर्क के माध्यम से। तो अन्य लोगों से हमें क्या प्राप्त करना है, सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो सामाजिक ज्ञान हमेशा फीडबैक, लोग फीडबैक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लेवल कितना ईजी है, बस सिर्फ आपके जीवन से संबंधित कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इस तरह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी पीबी का कुछ खास लेवल नहीं है, इसलिए आपको देखना चाहिए क्वेश्चन पेपर पुराने सालों के, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और तैयारी का एक सही तरीका आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या है। तो गार्डनर ने इंटेलिजेंस के बारे में ही बात किया है। स्पिरिचुअल गार्डनर का एक बुक भी है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे पूछा भी गया है गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता। तो पहला नंबर, किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता, या फिर अपनी स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो जो गार्डनर का जो आध्यात्मिक बौद्धिकता होगा तो जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहला नंबर, वह एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणाएं शामिल नहीं है। दूसरा, मानदंड के साथ तुलना कर छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। नंबर 3, उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। या फिर शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद है क्योंकि यह शिक्षार्थी के गुण और दोष को जानने में मदद नहीं करता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन हमेशा ही एक आदर्श धारणा नहीं माना जाएगा, आदर्श धारणा शामिल नहीं होती है, बल्कि इसमें कई सारे क्षेत्रों को कवर किया जाता है। आदर्श इसीलिए तो रचनात्मकता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका है, क्या है, अनुशासक की या फिर प्रशिक्षक यानी इंस्ट्रक्टर की। नंबर 3, गाइडर या फिर मार्गदर्शक की, या फिर लेसन प्लानर या पाठ्य योजना का। तो एक गाइड के रूप में इसका जो भूमिका होती है एक शिक्षक की होती है। यह क्वेश्चन पिछले भी पेपर में आया है, उसमें एक फैसिलिटेटर के रूप में दिया गया है। फैसिलिटेटर गाइडर एक ही होता है, इसी को मार्गदर्शक बोलते हैं। तो ये रिपीट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। छात्र कक्षा में अपनी रैंक जानते हैं, या फिर यह छात्रों के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के कार्यबोझ को कम करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, छात्रों को शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन यानी साथ साथ पीयर असेसमेंट, यानी ग्रुप में कोई बच्चे लोग अपना आपस में पढ़ें और कोई भी टेस्ट हो तो उसको दें और चेक करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, छात्र अपने काम पर एक दूसरे की प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और इससे हमको काफ़ी सहयोग भी मिलता है। 28 देखिए। फैबियानो पेल्हाम मानोस गैने एट अल के अनुसार कक्षा में आक्रामकता, गुणधर्मों का विनाश, गैर अनुपालन सहित विघटनकारी व्यवहार को कम करने का एक प्रभावी साधन निम्न है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट, कक्षा में टाइम आउट, शारीरिक दंड, निरोध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण से टाइम आउट, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है? सेग्रीगेशन है पृथक्करण, वेरिएशन विविधता, डोमिनेंस है प्रभुत्व, या रेग्रेशन है प्रतिगमन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का वेरिएशन है विविधता के कारण होता है। तो बहुत सारी विविधता है, डाइवर्सिटी उसके अंदर उन दोनों के अंतर्गत होती है, तो एक अलगाव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। स्टैनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है? तो एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, मैपिंग यानी प्रतिचित्रण, इनकोडिंग यानी संकेतन, या रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। तो स्टैनबर्ग का इसका जो आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्स के रूप में होगा, यानी प्रतिक्रिया। इस तरह से यह पार्ट 3 ख़त्म हुआ, 30 क्वेश्चन। और अगर ये आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसी तरह से और भी वीडियो बनाए जाएंगे। तो आप इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जुड़े रहें। धन्यवाद।